जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, और इस क्लास के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपको सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 20 जीके जीएस का प्रश्न रहता है, मैथ का 20, रीजनिंग का 20 एवं हिंदी का 20 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस क्लास में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? आपका पहला सवाल कर रहा है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये आपका करंट अफेयर से सवाल है। किससे सवाल है? करंट अफेयर से सवाल है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में करंट अफेयर से लगभग 10 से ज्यादा प्रश्न पूछूंगा। 10 प्लस आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। मतलब हाल ही फिलहाल का जो घटना होता है, और क्या बोलते हैं, जो सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है, ये सारे आपके करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। ठीक है ना? तो ये क्लियर कर लीजिएगा। आज का आपका पहला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? डिजिटल विश्वविद्यालय का मतलब है वहां पर तकनीकी सिखाई जाती है, टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, एआई सिखाई जाती है, जो साइबर क्राइम होता है, ये सब वहां पर भारत का पहला वही डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका केरल होगा। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये आपका केरल में स्थापित किया गया। पूछेगा कि केरल में कहां स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा ये आपका स्थापित किया गया है तिरुवनंतपुरम में। ये आपका कहां स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। अगर पूछ दे कि कब किया गया है, तो याद रखिएगा ये आपका 2020 ईस्वी में 2020 ईस्वी में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2020 ईस्वी में किया गया था। जैसे में डिजिटल विश्वविद्यालय में क्या होता है, यहाँ पर एआई जो भी मतलब टेक्नोलॉजी है जो आने वाले देश को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, तो उस सब वहां पर सिखाया जाता है। अब यहाँ से एआई से संबंधित प्रश्न क्या पूछेगा? जैसे में आपका एक कोर्स भी होता है कंप्यूटर, तो जैसे में हो सकता है पूछेगा कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म से भी आपकी एसएससी जीडी में एक दो प्रश्न देखने को मिलता है। पिछला साल का प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? ये पिछला साल पूछा गया प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। अब हम लोग सीपीयू को देख लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जीएसटी पिछले साल का प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं आने वाला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है फुल फॉर्म से। जैसे में हो सकता है पूछ दे एटीएम। क्या पूछ दे? एटीएम, क्योंकि यह बहुत प्रचलित है, ये आपके एग्जाम में कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है आपका एटीएम का पूरा नाम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। जैसे में जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? ये तो आपका हो गया ना। हाँ, पिछला साल का यह पेपर है, जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। आप इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपके पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया। आपको एटीएम करवा दिए, एटीएम भी काम भी संभावित है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यह सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपका करंट अफेयर से ही है, तो देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस वर्ग से संबंधित है? ऐसा एक प्रश्न है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो यह प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस वर्ग से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन देकर पता चला होगा, यह मजदूर से नहीं संबंधित होगा, छात्र से तो एकदम नहीं होगा, किसान से नहीं होगा, तो यह किससे होगा? कारीगर एवं शिल्पकार से विश्वकर्मा योजना संबंधित है। किससे संबंधित है? विश्वकर्मा योजना संबंधित है। इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, तो मात्र आप ये याद रखिए, विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? तो कारीगर एवं शिल्पकार से संबंधित। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए
आपका अगला नंबर 3 नंबर का सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है। क्या है? एकदम सिलेक्टेड प्रश्न, एकदम एकदम चुन कर लाए हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो 2024 वाला सवाल है ये 25 के एग्जाम में नहीं पूछा गया था। जो अभी एसएससी जीडी का पिछले साल एग्जाम हुआ था, पिछली बार एग्जाम हुआ है, उसमें यह सवाल नहीं पूछा गया था। तो यह हो सकता है आपके 2026 के एग्जाम में पूछ दे, जो कि आपका 23 फरवरी से स्टार्ट है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आधा से ज्यादा हूबहू यही सेम प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाल ही में भारत टैक्स 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था? काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कहां पर किया गया था आप लोग बताइए। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे में 2020 ईस्वी में क्या हुआ था बताइए। एक मिनट, एक मिनट। जैसे में 2000 पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे में इसके बारे में पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में अगला बात हम लोग करेंगे। जैसे में हाल ही में भारत टैक्स 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो सभी बच्चे को पता है। ये आपका कहाँ में किया गया था? नई दिल्ली में आपका किया गया था। और कब किया गया था पूछेगा कि भारत टैक्स से आयोजन कब किया गया था, तो 2024 ईस्वी में। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे में टैक्स होता है TAX, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। और एक तरफ से हम लोग GST भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको देखिए अब पिछला जो साल जो प्रश्न पूछा गया था वह GST से पूछा गया था। किससे पूछा गया था? GST से। और यह टैक्स से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब आपके एग्जाम में सवाल बनेगा, जैसे में यहाँ से सवाल बनेगा। ये तो नई दिल्ली हो गया। अब आपको टैक्स के बारे में यहाँ पर समझा रहे हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? GST भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। GST यानी भारत में GST कब लागू किया गया? भारत में पहली बार टैक्स कब लागू किया गया? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में सबसे पहले आपका टैक्स लागू किया गया। भारत में सबसे पहले टैक्स कब लागू किया गया? GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में सबसे पहले टैक्स लागू किया गया। तो ये इससे इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है एवं सिलेक्टेड प्रश्न है। ऑपरेशन कावेरी किस देश से भारतीयों की निकासी से जुड़ा है? मतलब एक ऑपरेशन कावेरी या भारतीय जो सैनिक है उसके द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन कावेरी है। ठीक है, यह किस देश के भारतीय निकासियों से जुड़ा हुआ है? काफी इंपोर्टेंट है। तो सूडान, जब युद्ध हो रहा था तो उस समय सूडान में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उसको वहां से लाने का यह ऑपरेशन कावेरी एक चलाया गया था। तो क्लियर हो गया सूडान से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। और ये वाला प्रश्न देखिए, वो 2-3 आपका क्या से करवा दिए? करंट अफेयर से करवा दिए। वहां से 2-3 प्रश्न तो इस बार के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सब इंपोर्टेंट जीके देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। ठीक है ना। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो आपका असम में होता है। भारत में सबसे ज्यादा जो चाय की खेती किया जाता है वह कहाँ में किया जाता है? असम में किया जाता है। असम के जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो चाय की खेती ही करते हैं। वो जीवन यापन जो अपना करते हैं वो चाय की खेती ही करके करते हैं। अब पूछेगा सबसे ज्यादा चाय चावल भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत में सबसे ज्यादा चावल चावल पूछ रहा है। चाय तो आपका असम हो गया। चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। केरल में आपका रबड़ हो गया, मसाला हो गया, नारियल हो गया, ये सब का सबसे ज्यादा उपज कहाँ होता है? केरल में पूछेगा रबड़ या नारियल, ये सब पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर किए हैं जो कि आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में आ सकता है। उससे पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोजाना आपको एसएससी जीडी का क्लासेज मिलेगा। आपको कहीं नहीं, इसी चैनल पर एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा, जो कि हम आपको एकदम सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न देंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह आपका बड़ा भाई है जो आपके पीछे खड़ा रहेगा और एग्जाम को इस बार तार तार करके रख देगा। ठीक है ना। और यह जो क्लास है आपको वर्दी दिलाने में बहुत मदद करेगा। हम भी आपके साथ हैं। आप घर पर रिवीजन कीजिए और मेरे साथ भी पढ़ाई कीजिए। मतलब देखिए, घर पर भी पढ़ाई कीजिए और मेरा वीडियो से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, तो दोनों फायदा होगा। इस बार का रिजल्ट आपका एकदम बेहतर आएगा। घर पर भी पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आप कितना भी वीडियो देखिए, ठीक है, जब तक आप घर पर खुद से नहीं पढ़ाई करोगे आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। तो घर पर पढ़ाई तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए
तो इसीलिए आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एकदम सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न दिया जाएगा। तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो किया जाता है असम में किया जाता है, सबसे ज्यादा चावल आपका पश्चिम बंगाल में, केरल में आपका रबड़ नारियल ये सब कहाँ होता है, केरल में होता है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, एक तरफ से हम लोग कहें तो क्या होता है, तमिलनाडु में आपका तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मछली पाया जाता है, ठीक है। वहां की जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर मछली पालन, मछली बेचकर जो समुद्र किनारे है, तो वहां पर जो लोग रहते हैं मछली बेचकर यापन करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए 6 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल आपके जीएस में पूछा जाता है, आपको क्लियर कर दे। जीके जीएस मिलाकर लगभग आपके एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन एसएससी से पूछे जाते हैं। एसएससी में टोटल 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से मिलाकर पूछा जाता है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताइएगा। आप लोग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करना, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करना है। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना यानी एक मिशन है, जिसके तहत हम लोग को गंदगी नहीं फैलाना है। जैसे में जो हम लोग किसी कचरा को जलाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, तो वो सब हमको नहीं करना है, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना है, ठीक है। बिल्कुल इसके तहत जो भी स्वच्छ ऊर्जा है उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, तो आप सिर्फ इसका आंसर ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल आपके संविधान से, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस क्लास के अंदर आपको हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग सभी देखने को मिलेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो भी क्लास होगा बाबू सबसे पहले आप पाना चाहते हैं, या जो भी पीडीएफ रहता है वो सबसे पहले लेना चाहते हैं फ्री में, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको वहां पर क्लास सबसे पहले पता चलेगा। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है 9334517119, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। क्या है, अगर 23 फरवरी से पहले आप इस क्लास को देख रहे हैं तो याद रखिए आपको एसएससी जीडी इस नंबर पर मैसेज करके लिखना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगा, जो आपके एग्जाम में आने वाला सवाल रहेगा, वो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि क्लास पहले जरूरी है, तो क्लास को पहले पूरा देखिए, ठीक है। आ जाइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अनुच्छेद 356 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो शासन करता है इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। अब यहाँ से आपके एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाता है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति अपना शासन लगाता, मतलब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस, एक मिनट यहाँ पर अच्छे से हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन किसके तहत, 356, आपका पहले क्लियर कर लीजिए कि जो राष्ट्रपति शासन करेगा वो 356 अनुच्छेद के तहत करेगा। अब क्या होता है, पूछेगा कि राष्ट्रपति जो आपातकाल का घोषणा करता है वह किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो वह अनुच्छेद 352 के तहत करता है। ये बात कंफर्म कीजिए। अभी तक आपका भारत में, देखिए भारत में अभी तक आपका 3 बार आपातकाल का घोषणा हो चुका है। भारत में अभी तक कितना बार आपातकाल का घोषणा हो चुका है, 3 बार आपका भारत में आपातकाल का घोषणा हो चुका है। तीनों डेट याद है आपका, नहीं तो देख लीजिए। पहला आपका 1962 ईस्वी में जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था, पहला आपातकाल कब लगाया गया था, 1962 ईस्वी में जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था। दूसरा आपका हो जाएगा 1971 ईस्वी में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। और तीसरा आपातकाल का घोषणा किया गया था 1975 ईस्वी में जब भारत देश में शांति फैला था। तीन आपका बता दे, पहला 1962, दूसरा आपका 1971 और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, 1975 हो जाएगा। कंफर्म याद रखिए। चलिए आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाने वाले सवाल है, तो आप इसको रट जाइएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आता है वह किस मंत्रालय द्वारा, जो खेल का पुरस्कार दिया जाता है वह किस मंत्रालय द्वारा, तो युवा मामले एवं मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अब इससे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे में आपका सवाल है राष्ट्रीय खेल, यानी आपका एक एसएससी जीडी में टॉपिक भी है खेल, तो आप खेल से भी आपके एग्जाम में 1-2 तो प्रश्न देखने को मिलेगा ही तो मिलेगा, या मेरा लिख कर ले लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए
सबसे पहले खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये इससे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को आपका क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, कन्फर्म पता करिए। चलिए अगला सवाल है, आप खेल से क्या पूछता है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इस सारा को हम क्लियर करके रख देंगे। देखिए एक ट्रिक याद रखिए, मैं जो बताता हूँ, एच सी एफ में टोटल 11 खिलाड़ी होता है। टोटल कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। एच से क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। एच से क्या हो गया, क्रिकेट। क्रिकेट में टोटल कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। सी मतलब क्रिकेट, अच्छा एच मतलब हॉकी ना, एच मतलब हॉकी, एच मतलब क्या, हॉकी। सी मतलब क्रिकेट, एफ मतलब फुटबॉल। ये तीनों में टोटल कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। टोटल आपका कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। और आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ये बहुत जरूरी है। ईमानदारी पूर्वक कमेंट में एक बार लिखेंगे आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोग बताइएगा तभी तो मैं कुछ सुधार कर पाऊंगा। अगर मुझ में कुछ गलती है, मैं कुछ गलती यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, या वीडियो कम क्वालिटी में दिख रहा है, या क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, या जो प्रॉब्लम है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। या अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, क्योंकि आपका ईमानदारी पूर्वक एक कमेंट बहुत ही बच्चे को इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बच्चे जो रहते हैं क्या, जो क्लास जो देखते हैं, वो बच्चे जो क्लास जो देखते हैं, आप ही सबके कमेंट के ऊपर देखते हैं। जैसे मैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं सर आपका वीडियो खराब लग रहा है, तो अगला बच्चा क्यों देखेगा। आप लोग इसलिए अच्छा सा कमेंट कीजिए ताकि जो भी वीडियो है ना मदद। अच्छा हाँ, स्क्रीन लॉक हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो अगला आपका 9 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल है हाल ही में। हाँ यही वाला सवाल आपको ऊपर करवाने का सोच रहे थे, ठीक है। हाल ही में जो आपका जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जी 20 हाल ही में पूछ रहा है, तो याद रखिए जो जी 20 एगो 2023 ईस्वी में हुआ था, एगो कब हुआ था, 2023 ईस्वी में हुआ था, और एगो 2024 ईस्वी में। ये 23-24 दोनों याद कीजिएगा, दोनों आपका अलग अलग है। जी 20 जो 2023 ईस्वी में भारत सरकार ने किया था, कौन किया था, 2023 ईस्वी में। लेकिन ये हाल ही में पूछ रहा है, तो हाल ही आपका कौन सा हो जाएगा, 24 वाला, क्योंकि 25 वाला भी हुआ नहीं है। जी 20 2023 ईस्वी में तो भारत देश ने किया था, और जी 24 जो आपका है ये हाल ही में आपका कौन सा देश ने किया है, ब्राजील ने किया। तो अब तो क्लियर हो गया। अब जैसे जी 20 सिर्फ पूछा तो आप तो कहेंगे सर ये तो भारत में हुआ है, तो नहीं बाबू, ये जो हुआ है 2023 ईस्वी में भारत में हुआ है, और 24 में आपका कहाँ में हुआ है, ब्राजील में। क्वेश्चन आपका हाल ही में कह रहा है, तो हाल ही कौन सा आ जाएगा, 24 वाला आ जाएगा। क्लियर। चलिए आपका अगला सवाल है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जो हमारा क्लास में पढ़ रहे हैं तो कोई डाउट नहीं। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा, हम लोग फटाफट करेंगे, आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा 20 में से कितना प्रश्न को सही करते हैं। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील। वो आपका कहाँ में है, ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है, ओडिशा में है। और ये आपका कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, ये आपका कहाँ में स्थित है, ओडिशा में है। और पूछेगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसको हम लोग बुल्लट झील कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुल्लट झील कहते हैं। और ये बुल्लट झील आपका कहाँ में है, ये बुल्लट झील आपका जम्मू कश्मीर में है। कंफर्म है, ये बुल्लट झील भारत की सबसे बड़ी झील है, या सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा, बुल्लट झील है। बड़ा में भी पूछेगा तो बुल्लट झील, और मीठा पानी का भी झील पूछेगा तो बुल्लट झील, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्लियर। चलिए आपका 11 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्टेड प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नारी शक्ति वंदन यह किससे संबंधित है, तो ये आपका सभी को पता है, नारी मतलब महिला, यानी ऑप्शन में आपको दिख रहा है महिला, तो बिल्कुल बिल्कुल यही आपको टिक लगा देना है। महिला की जो आरक्षण दिया गया वो 33% विधान परिषद में, यानी पंचायती राज में, जो एक तरफ से कह सकते हैं विधानसभा में लगभग महिला को 33% आरक्षण किया जाए। मान लीजिए कि 100% होता है, 100 में 33% आपका महिला रहेगा। अब आप लोग देखते हैं वैकेंसी में भी यही होता है कि आधा से ज्यादा, मतलब आधा आपका महिला का पोस्ट आता है, आधा आपका पुरुष का पोस्ट आता है, ऐसा आता है। अब ज्यादा ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए
12 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है? मुद्रा जारी करना। ये नहीं कि वो कर वसूली करना। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह मुद्रा जारी करता है, पैसा छापने का काम करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं। अब इससे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा यहाँ पर देख लीजिएगा। इससे जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई का स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कौन मतलब एकदम क्लियर रखिए, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। जो हम सवाल जब करवाए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए 13 नंबर सवाल है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो देखकर देख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसे भारत का नया, ये करंट अफेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको देख लीजिएगा। भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीडीएस कहते हैं। उसे किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। ये बिपिन रावत की तो मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश में, तो याद रखिएगा ये जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं। आप इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अनिल चौहान। चलिए 14 नंबर आपका, 13 नंबर से डबल ऐड हो गया। 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी, 14 किधर गया? 14 नहीं है, 15 अजय, 15। ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? जो ओलंपिक खेल होता है उसमें जो प्रतीक होता है वो कितने छल्लों का होता है? तो आपका 5 छल्लों का होता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा। खेल से अगर एक प्रश्न पूछता है तो यही सब पूछता है। ओलंपिक खेल में कितना होगा, क्रिकेट में कितना खिलाड़ी हो गया, सबसे ज्यादा मतलब खिलाड़ी किस खेल में होता है, ये सब इंपॉर्टेंट वाले तो याद रखिएगा। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होता है। क्लियर? चलिए 16 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का पोत है? आईएनएस विक्रांत यह किस प्रकार का पोत है? तो सभी को पता है यह विमान वाहक पोत है। तो इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा तो याद रखिएगा सिर्फ आंसर विमान वाहक पोत, विमान वाहक पोत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपको जवाब देना है बाबू कमेंट में। ऐसा कभी कभी एसएससी जीडी वाला का मूड घूमता है तो कभी कभी ऐसा एक प्रश्न डाल देता है बच्चों को मजा लेने के लिए। तो हालांकि हाल फिलहाल की तो ऐसा आने का प्रश्न संभावना तो नहीं है, लेकिन कोई कोई पता नहीं है, आ भी सकता है। ठीक है, तो आप इसको जवाब कमेंट में दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग जवाब इसका दे सकते हैं। आपका अगला सवाल है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्होंने ही अग्नि बनाया। क्या बनाया? अग्नि। नहीं तो भारत पर पहले सब मतलब जो अमेरिका ये सब था वो अग्नि मिसाइल छोड़ने का क्या बोलता था, धमकी देता था। लेकिन जब यही आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना अग्नि मिसाइल बना दिया, परमाणु का प्रशिक्षण किया, सब इन्हीं का देन है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही हमारे मतलब क्या भारत सिस्टम को बहुत ही आगे लेके गए हैं। ठीक है ना? या हमको बहुत ही अच्छे व्यक्ति लगते हैं। ठीक है ना? ऐसे भी हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है ना? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम न जाने कितने मिसाइल बनाए। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किए थे उस समय अमेरिका जो था, समझिए भारत का, पहले समझ लीजिए, जो भारत पहला परमाणु बम बनाए, पहले तो भारत के पास कुछ नहीं था, तो यह एपीजे अब्दुल कलाम भारत का अपना पहला परमाणु बम बनाए तो पूरा अमेरिका जो था सैटेलाइट छोड़ दिया था। ठीक है ना? सैटेलाइट छोड़ दिया, पूरा चारों तरफ भारत में घूम रहा है, देख रहा है कि भारत में बम तो नहीं। तो क्या हुआ था कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे राजस्थान में, कहा राजस्थान में, उधर तो पूरा राजस्थान में तो आप समझ रहे हो उधर पूरा बालू है, यानी मरुस्थल है, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा बालू, तो उधर ही परमाणु प्रशिक्षण किया गया। वहां पर लोग भी नहीं रहते हैं तो इसलिए वहां पर परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। ठीक है, पूरा मतलब इसका कहानी एक अलग है, आपको कभी फ्री में रहेंगे तो सुना देंगे। ठीक है, हाल फिलहाल में तो आपको क्लास करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हर साल 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 8 मार्च को याद रखिएगा, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये सारे क्लियर रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, चलिए आपका 20 नंबर सवाल है और आज का आखिरी सवाल जीके का है। उसके बाद हिंदी करेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे, बहुत ही सारा सवाल करेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। आ जाइए, हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य एल1 मिशन किससे संबंधित है? तो ये आदित्य एल1 जो मिशन है ये हाल ही फिलहाल आपका ये इधर ही हुआ था। ये जो है ये सूर्य से संबंधित है। ये सूर्य पर भेजा गया था। कहां पर? सूर्य पर। आदित्य एल1, आदित्य एल1
आदित्य L1 याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आपका आपका अब हिंदी का सवाल हो रहा है। हिंदी का आप लोग पहले कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिए। जीके में से कितना प्रश्न सही किए? कम से कम 10-15, 10 आ रहा था उसमें से। अगर 10 आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है भाई, आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब 10 सही करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बहुत ही मेहनत करना। ठीक है, आ जाइए। वो सारे करंट अफेयर्स के सवाल थे, आपको दोबारा रिपीट करके देख लेना है या उसको नोट कर लेना है, काफी इंपोर्टेंट है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो देख लीजिए। अगला आप सवाल है, नदी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये तो पूछेगा ही आपका, हिंदी में सिंपल पूछेगा। नदी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो नदी कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब इसको कैसे पहचानते हैं? तो देखिए, ज्यादातर पहचानने का हम थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं। ऐसे तो मतलब लगभग में बता रहे हैं कि वो हो सकता है। ठीक है, जिसमें जिसके लास्ट में ई आए, क्या है? ई, वो आपका स्त्रीलिंग होता है। वो आपका क्या होता है? स्त्रीलिंग। वैसा ही काद को एक दो शब्द होगा जो कि जो कि जो कि अपवाद में हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन ज्यादातर जो जिसमें ई आए, मैं पहचानने के लिए बता रहा हूँ, वो आपका स्त्रीलिंग होता है। और जिसके लास्ट में ज्यादातर आ आए, वो आपका पुल्लिंग होता है। ये ज्यादातर पहचानने का एक तरीका है। जैसे पढ़ना, इसके पढ़ना तो अंतिम में आ रहा है, पढ़ना, आ, पढ़ना, तो ये आपका पुल्लिंग होगा। चलना, जाना, आना, ये सब आपका पुल्लिंग होता है, ज्यादातर आए। और जिसके ई में, जैसे में नदी हो गया, रोटी हो गया, भलाई हो गया, सिलाई हो गया, ये सब आपका स्त्रीलिंग होता है। क्लियर? चलिए, 2 नंबर आपका सवाल है, जो दूसरों का भला करता है। आप लोग भी जवाब दीजिएगा। हम लोग थोड़ा हिंदी में फटाफट करेंगे, क्योंकि हिंदी में आपका ज्यादा भारी नहीं है। तो हिंदी में हम लोग क्या करेंगे भाई साहब? फटाफट करेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, जो दूसरों का भला करता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? परोपकारी होता है। क्या होता है? परोपकारी। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग ऑप्शन देकर इसको बता देंगे तो हम लोग फटाफट करेंगे। इसके जो समझाना रहेगा मैं आपको खुद समझाऊंगा। ठीक है, अशुद्ध शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? अशुद्ध शब्द का, जैसे में ए अशुद्ध लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में गड़बड़ाने वाला है। अशुद्ध, अशुद्ध जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए जैसे लिखा है, हम वैसे लिख दे रहे हैं। अशुद्ध, आपका शुद्ध ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें देखना है कि कौन सा शुद्ध सही लिखा हुआ है भाई साहब। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप है? तो ऐसे शुद्ध नहीं लिखाएगा, ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे नहीं लिखाएगा। ये बी ओपला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड, काफी भी काफी भी आई प्रश्न। राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने, कर्ता ने, राम ने, कर्ता ने, राम ने, ऐसे इसका विभक्ति याद करेंगे तो आपको ज्यादा पहचाने में याद होगा। कर्ता ने होता है तो राम ने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए। नयन का क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। नयन का क्या होता है? नेत्र होता है, आंख भी बोल सकते हैं। अगर ये सब रहेगा तो इसका हो जाएगा। लोहे का चना चबाना, लोहे का चना चबाना, लोहे का चना चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कठिन काम करना। आप लोग भी को अब कठिन मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत पहले आ गया है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, आ जाइए। स्वाधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वाधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो स्व है। कौन सा है? स्वर्ग है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपका 8 नंबर सवाल है, पुस्तके शब्द का बहुवचन क्या है? पुस्तके शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए। तो पुस्तके, पुस्तके कौन सा होगा? बताइए। पुस्तके, पुस्तके है ते, तो ये बहुवचन, बहुत सारा है तो पुस्तके बहुवचन। ठीक है, चलिए। 9 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो दिखाई न दे, उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? क्या होगा? जो दिखाई न दे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बताइए। निराकर या अदृश्य हो जाएगा। निराकर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदृश्य। ठीक है, चलिए। 10 नंबर आपका सवाल है, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? तो याद रखिएगा, ये आपका भक्ति काल के कवि थे। तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये भक्ति काल सिर्फ याद रखिएगा। नील शब्द का विलोम क्या है? नील, नील शब्द का विलोम क्या है? 11 नंबर आपका सवाल है, नील शब्द का आपका विलोम क्या होगा? नील, नील मतलब नीला, और नीला का क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे। जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? अमर। जो कभी न मरे, उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए। 13 नंबर सवाल है, माता पिता किस प्रकार का समास है? काफी इंपॉर्टेंट है। माता पिता किस प्रकार का, जिसमें योजक चिन्ह आ जाए। बीच में देख रहे हैं डैश वाला, इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। और यह जिसमें आ जाएगा वह आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए।
14 नंबर सवाल है, वो बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो दौड़ना यहाँ पर क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल, कमल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल, कमल जैसे में पंकज उसको बोलेंगे, नीरज बोलेंगे, राजू बोलेंगे, लेकिन चंद्रम, इस चंद्र आपका चांद का हो जाएगा। इसमें हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हिंदी ही सिर्फ करेंगे, रीजनिंग आपका देख लेंगे अगले वीडियो में हम लोग, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा, ठीक है, हम ज्यादा नहीं देखते, हम नहीं ये नहीं सोचते कि बच्चों को बोरिंग लगे, ठीक है ना। तो मैथ का अभी रीजनिंग का प्रश्न भी आपको दिखा देंगे कैसा कैसा आता है, दिखाकर आप उसको हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर घर पर। पर्वत शब्द का विलोम क्या होगा? पर्वत शब्द का विलोम क्या होगा? पर्वत उल्टा क्या हो जाएगा? पर्वत माने ऊंचा है तो मैदान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए शब्द क्या होगा? पठनीय हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। 17 नंबर आपका सवाल है, आप लोग भी जवाब दीजिए। ऊंचित समय पर कार्य करने वाला कहलाता है, जो ऊंचित समय पर कार्य करता है, जब काम है, जब जब मतलब कोई काम है तो उस समय पर आप कर दिए तो आप बाबू स्वनिष्ठ आदमी है, समय पर काम करने वाले हैं, ठीक है। निडर शब्द में कौन सा उपप्रत्यय है? और अभी भी आप लोग स्वनिष्ठ बन रहे हैं, अभी समय है, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। स्वनिष्ठ, निडर, निडर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? डर, अर, इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है ना। निडर, निडर इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है ना, निडर में कोई होगा ही नहीं, ठीक है, निडर अर नहीं होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे? तो आपको पता चल जाएगा इनके नाम से, भारतेंदु, तो भारतेंदु युग के थे, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं रीजनिंग के प्रश्न आपको कितना इंपॉर्टेंट लाए थे, हमको खुद अफसोस हो रहा है कि मैं आपको ये मैथ वाला प्रश्न नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो सुबह आएगा इसका 8 बजे, तो आप लोग देख लीजिएगा 8 बजे सुबह। आज 9 10 तारीख है, तो 11 तारीख का सुबह, 11 तारीख का सुबह 8 बजे ये मैथ वाला रीजनिंग वाला ये प्रश्न अब उपलब्ध रहेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। वेल डन, तैयारी कीजिए।